गाइस वेलकम टू लर्न विद एके। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स मतलब 0, 30, 45, 60 और 90। वो कह रहा है कि पहले से ही आप इन सब के कॉन्स्ट्रक्शन जानते हो, तो हम आगे चलेंगे और 0 डिग्री भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री एंगल। देखो ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, उसने ए यूज़ करा है। ए क्यों यूज़ करा है? क्योंकि ए कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 45 डिग्री एंगल के लिए यहाँ पे अगर 45 डिग्री एंगल होगा और यहाँ 90 डिग्री होगा तो 180 सम होता है तीनों ट्रायंगल्स का, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? 45 डिग्री एंगल। जब दोनों एंगल सेम हो आमने सामने के, तो उनके आमने सामने की साइड्स भी कैसी होती हैं? इक्वल। तो चाहे तुम यहाँ 50 रख लो, चाहे 27 रख लो, 53 रख लो, कुछ भी रख लो, ये जो यहाँ वहाँ 50 होगा तो यहाँ भी 50 आएगा, है ना। इक्वल का मतलब यही है। तो आखिर में डिवाइड करके जो इक्विवेलेंट रेशो आएगा वो तो एक ही आएगा। तो मान लो ये दोनों साइड, एक साइड अगर एक मान ली तो दूसरी साइड एक आ गई। अब एक का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर रूट लगाओगे तो कितना आएगा? √2। ठीक है, तो ये जो हमारा √2 है, जब एक और एक मिलेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी √2। ये फिगर आप याद भी रख सकते हो कि हम कैसे 90 के फिगर के साथ 45 डिग्री के एंगल के साथ ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने सीखा है कि भाई अगर इस डायरेक्शन से हाइपोटेन्यूज की तरफ चलें तो हमारा कैलकुलेट होता है साइन, और नीचे से ऊपर चलें तो हमारा कैलकुलेट होता है कॉस, और इस दिशा में चले तो हमारा कैलकुलेट होता है टेन। तो भाई देखो साइन क्या आ गया? देखो 45 डिग्री की बात चल रही है यहाँ पे, तो 45 डिग्री साइन क्या आ गया? 1/√2। वही जो हमने रेशो पीछे सीखे थे उससे। इस तरीके से कॉस क्या आ जाएगा? 45 डिग्री 1/√2। अगेन देख रहे हो सेम ही आया है। और टेन क्या आ जाएगा? टेन 45 की डिग्री आ जाएगा आपका। देखो 1/1 = 1। ठीक है, ये तीनों निकल गए। अब इसमें आप एक चीज़ और जानते हो कि अगर हम इनके रेसिप्रोकल ले लें तो सीधा सीधा हमारे पास क्या क्या निकल के आ जाएंगे? हमारे पास निकल के आ जाएगा कॉसेक। कॉसेक यहाँ पे 45 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इसे इधर कर देता हूँ। तो कॉसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जैसे फ्लिप करा √2, ऐसी आपकी सेक की वैल्यू आ गई 45 की √2, और कॉट की भी आपकी आ गई, क्योंकि 1/1 अपोजिट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 ओनली। ठीक है, तो ये आपकी यहीं के यहीं सेम रेशो जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था उसको यूज़ करके हमने सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लिए। जो कुछ यहाँ लिखा है आप पढ़ोगे तो भी सेम आएगा, पर ये सब क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसे तो है नहीं कि कहीं वैसे अलग से इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। बड़ा ही सिंपल है, आपने रेशो तरीका देख लिया और वहाँ से आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी आ गई सारी की सारी वैल्यूज़, आप देख सकते हो जैसे कि बुक ने लिखा है। देखिए कॉस 45 1/2 1/2 10 45 1, जैसे हमारी वैल्यूज़ आई हैं। देखिए कॉट की वैल्यू और ये √2 और ये √2। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 की। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मामला यहाँ पे, तो इसको आप देखिए आराम से। कह रहा है कि एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल मान लो, ठीक है, जिसके सारी साइड्स क्या मान लो? 2 2 और 2। आप कहोगे इसने ये 2 2 2 क्यों मानी है? भाई 2 इसलिए मानी है क्योंकि इसने ना एक मीडियन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। जैसे ये दो हिस्सों में बटेगा तो ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। तो अब अगर एक एक ले लेता, मान लो अगर एक एक ले लेते हम इसको, एक एक, तो ये फिर 1/2 1/2, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत सी होती। तो ये तो हमारे ऊपर चॉइस है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, यहाँ 2 मान लिया, यहाँ 2 मान लिया, और ये वाली साइड एक हो गई, ये एक हो गई, और दोनों को मिलाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब इनमें से एक ट्रायंगल ले लो यहाँ से। ठीक है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे ट्रायंगल बना दो। जैसे आपने ट्रायंगल बनाया तो आपको पता चल रहा है कि ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा मान सकते हो आप, मैंने ये वाली शेप उठा के यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखो हाइपोटेन्यूज दे रखा है 2, तो यानी कि 2 दूनी 2 स्क्वायर जमा क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, तो ये आ गई आपकी √3 वैल्यू आ गई। क्लियर है? अभी जो ये कह रहा है वो समझना, और फिर ये फिगर हम कैसे यूज़ करेंगे नीचे वो समझना।
कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हमने, सारे एंगल्स जो हैं सारे जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। देखो एंगल भी हाफ हो गया है, 30 डिग्री 60 हो गया, ये भी 60 होता। ओके, कह रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते साथ ही इक्विवेलेंट ट्रायंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसीलिए यहाँ पे इसने कॉन्ग्रुएंट साइन लगाया है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, पूरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट मतलब हर चीज़ एक जैसी है, हर मतलब ये वाला हाइपोटेन्यूज बिल्कुल एक्जैक्टली इसके जितना होगा, ये वाला एंगल एक्जैक्टली इसके जितना होगा, ऊपर वाला एंगल, हर चीज़ मैच करेगी, वही कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। सिमिलैरिटी में साइड्स अलग हो सकती हैं, उनके मेजर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसने सब कुछ बताया, पर हमें यहाँ पे एक फिगर मिल गया हमारा ये वाला। तो और यहाँ पे आप नोटिस करिए कि ये 60 है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। हमने इसी फिगर से ये निकाला है। आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आया होगा। आप नोटिस करो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका 2 है और 60 डिग्री बड़ा एंगल है, तो उसके सामने की साइड थोड़ी बड़ी है। देखिए हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है तो 2 होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 अराउंड होती है, तो देखिए 2 से तो कम है और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी 1 ली है, ठीक है। तो बड़े एंगल के सामने की जो वैल्यू है वो हुई आपकी बड़ी, ठीक है, और छोटे एंगल के सामने वैल्यू हुई छोटी। जैसे कि 30 के सामने अपोजिट साइड की वैल्यू आई 1, तो 60 की 1 से ज़्यादा होगी और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा। वो कह रहा है कि ए बी डी से राइट ट्राइंगल, राइट एंगल विद डी, तो बी ए डी, ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी लिखा है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब नीचे चलते हैं, मैंने ये ऑलरेडी नीचे पहले ही बना के रखा है, पहले यहाँ समझा के, ताकि बार बार ना बनाना पड़े। अब देखो, अब वो कह रहा है कि भाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे क्या कहते हैं 30 और 60 के एंगल्स। देखो मैंने क्या करा, मैंने ये जो आपने अभी ऊपर ट्रायंगल बनाया ना, ये ट्रायंगल को फ्लिप करके दो तरीके से बना दिया। एक देखो ये एज इट इज़ यहाँ नीचे दिख रहा है, इसको फ्लिप कर रखा है, बस कुछ नहीं कर रखा है हमने, ऐसे मिरर इमेज बन जाती है इस तरीके से। इसी ट्रायंगल को हमने इस तरीके से लगाया ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। मान लो जब हम 30 डिग्री वाला केस ले रहे हैं, देखो यहाँ एक ही फिगर से दोनों चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन दिखाने के लिए, आसान थोड़ा बनाने के लिए, पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियो और एक्सरसाइज थी उसमें बहुत फास्ट तरीके से दोनों चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन हो जाए उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास ये है और आपको 30 डिग्री निकालना है, इस वाले एंगल की अगर हम बात करेंगे तो साइन कैसे कैलकुलेट होगा, इस डायरेक्शन में। भाई सही बात है, इस डायरेक्शन में क्या होएगा आपका साइन कैलकुलेट, नीचे से ऊपर आपका क्या कैलकुलेट होगा, कॉस होगा, और इस डायरेक्शन में आपका क्या कैलकुलेट होगा, टेन कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चल गया, देखो साइन के लिए 1/2, यानी कि यहाँ 30 की वैल्यू आ रही है। देखो मैं ना यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ, साइन 30 की वैल्यू आ गई, वहाँ से 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कॉस 30 में नीचे से ऊपर जाना है तो √3/2, ओके। अब टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1/√3, है ना, डायरेक्शन पेज चल रहा है सब कुछ, देखो इस डायरेक्शन में तो ये 1 लिया और ये √3 लिया। ये आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो बड़ा ही ईजिली आपको ये पता चल जाएगा, ओके। और अब अगर आप सारी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको पता है यहाँ से कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि 1/2 है तो 2/1 हो गया। ऐसे ही आपका सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, और 10 कॉट 30 की वैल्यू आ जाएगी आपकी डिग्री सिर्फ √3, ठीक है। ये सारे कैलकुलेट हो गए। अब सेम फिगर को हमने थोड़ा सा घुमा दिया ताकि हमें 60 ईजिली दिख जाए, नहीं तो मैं यहीं कहीं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप इस फिगर को यहाँ पे घुमाते हैं तो आपको ये वाला फिगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखिए, अब अगर हम साइन कैलकुलेट कर रहे हैं, 60 डिग्री की बात चल रही है अब, है ना, तो साइन आएगा इस दिशा में, कॉस आएगा नीचे से ऊपर की ओर दिशा में, और जैसा कि आपको पता है ये कैलकुलेट करेगा हमारा 10, ठीक है। तो साइन क्या आ गया, देखो अब 60 की बात चल रही है तो 60 साइन 60 हो गया आपका √3/2। अब आएगा कॉस 60 क्या आ गया, नीचे क्या है 1, ऊपर क्या है 2, तो 1/2। फिर आएगा tan 60, देखो यहाँ √3 है और किस तरफ जाना है, एक की तरफ, तो √3/1 यानी कि सिंपली √3।
अब बाकी बचे रेशोज़ को भी निकाल सकते हो ऐसे ही। देखो कोसेक क्या होगा, कोसेक 60 क्या होगा, जो भी √3 साइन 60 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। कॉस का हो गया आपका सेक 60, इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब tan की जगह आएगा अपना कॉट 60, और जैसे ही आप फ्लिप करोगे तो ये हो गई आपकी वैल्यू √3। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब भी हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि फर्दर कैसे हम इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करें। देखो ट्रिग्नोमेट्री, अब बस हमारे पास ये रेशियोज़ बचे, टी रेशियोज़ भी बोलते हैं इन्हें, ज़्यादा बार बार ना बोलना पड़े उसके लिए। तो 0 और 90 डिग्री कैलकुलेट करना है। इसे थोड़ा सा ध्यान समझना है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, मतलब बुक ने, कि अक्सर पता नहीं कोई समझाता है नहीं समझाता है, पर बुक ने ये समझाया और आपको इसे समझना पड़ेगा। समझ जाओगे तो आपको पता होगा कि एक्चुअली में ऐसा कैसे हुआ। करें मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारा ABC, जो कि बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है अब देखते हैं कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ए एंगल पे कैलकुलेट करने के बाद, अगर ये छोटी छोटी और छोटी हो जाए, जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए। मतलब ये एंगल को हमें क्या करना है, ये जो भी है अभी वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 डिग्री तक लेकर आ जानी है। कह रहे जैसे ही आप एंगल ए की वैल्यूज़ छोटी 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 करते रहोगे, जैसे अभी मान लीजिए 45 डिग्री का होता, तो अगर आप 30 डिग्री का बना दे तो ये वाली लाइन यहाँ से सीधे खिसक के कहाँ आ जाती, यहाँ पे आ जाती, और ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री, इस तरीके से। तो कह रहा है ऐसे ही आप इसे छोटी करते रहे, छोटी करते रहे, तो आप देखोगे जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो इसकी जो BC की हाइट अभी यहाँ पे थी, यहाँ तक थी, अब वो खिसक के सिर्फ यहाँ तक, यानी कि इतनी रह गई, छोटी हो गई, इतनी ओनली, ठीक है। जैसे जैसे एंगल ए छोटा होएगा, ऐसे ऐसे आपकी जो इसकी अपोजिट साइड है वो भी छोटी होती चली जाएगी। ये तो नियम है कि बड़े बड़े एंगल के सामने की साइड होगी बड़ी, और छोटे एंगल के सामने की साइड होगी छोटी। तो अगर बड़ा एंगल हम छोटा करते चले जाएंगे तो उसके सामने की साइड भी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और जो आपका पॉइंट सी है वो पॉइंट बी के पास, जैसे अभी ये ट्रायंगल यहाँ बनाया था मैंने, और ये डायरेक्शन यहाँ बनाई थी, ऐसे ही ये अगर ज़्यादा ही बिल्कुल ही 0 तक ले आएंगे तो ये सी जो है बी को टच कर जाएगा। और जब ए बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तो ए सी भी ए बी के बराबर हो जाएगा। भाई ये वाला पॉइंट है, अगर ये सब हटा दूँ तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको टच कर जाएगा, बी को टच कर जाएगा। ये इसने देखो कितने प्यार से यहाँ पे फिगर में समझाया है। कह रहा पहले फिगर था ये, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये देखो आपने इसे थोड़ा सा छोटा करा, ठीक है, पहले यहाँ था सी, अब आप सी को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, तो देखो ये हो गया सेकंड फिगर। अब देखो पहले यहाँ आ गया, तो अब यहाँ से यहाँ किसका आया, यानी कि ऑल ओवर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना हो गया। आप देखिए एंगल भी यहाँ से यहाँ पे ऐसे छोटा होता जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा हो गया, तो देखो हमारा एंगल भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा कम हो गया। देखो और छोटा कर दिया, ये डिस्टेंस बहुत कम हो गई, तो ये भी हो गई। यहाँ पे ये पॉइंट जाके सी पे टच हो गया, तो इससे क्या पता चला कि जैसे ही एंगल ए टेंड्स टू 0, मतलब जैसे जैसे एंगल ए 0 की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल ए किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी देखो ये जो BC लाइन थी, ये वाली BC तो 0 हो गई ना, देखो यहाँ से पॉइंट गायब ही हो गया ना, तो BC आपका क्या हो जाएगा, 0 होता चला जाएगा। और जो आपका ये हाइपोटेन्यूज था, ये वाला AC, ये किसके बराबर आ गया, ऑलमोस्ट AB के, तो यानी कि AC किसके बराबर आ गया, ऑलमोस्ट AB के इक्वल हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, आई होप कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ के दूसरे उस पर आप बुक क्या कहती है वो पढ़ के देखते हैं। देखो सेम फिगर यहाँ पे भी रखा है मैंने जान के, कह रहे जब ए बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए 0 के, ये हो गया ना, एक ए यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो गया, तो BC गेट्स वेरी क्लोज टू 0। BC यहाँ पे कुछ वैल्यू थी इसकी x, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आते हुए आखिरी फिगर तक ये ऑलमोस्ट 0 हो गई, तो यानी कि एंगल ए क्या हुआ, 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ जान के, एंगल ए हुआ 0, तो BC भी क्या हो गई, ऑलमोस्ट 0। और इसीलिए आपके साइन की वैल्यू भी क्या हो गई, क्लोज टू 0। साइन क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे साइन निकालते हैं, अगर इसको मैंने एक्स रहने देता हूँ, इसको YZ बोलते हैं, तो आपको पता है आपको साइन ऐसे निकालना पड़ता, ये जो भी एंगल ए है, तो साइन ए का एंगल ए का साइन कैसे निकालते हैं आप, x/z। अब x तो आपने कर दिया यहाँ 0, भाई BC क्या है, BC एक्चुअली x ही होगी ना, x तो आपने कर दिया 0, अब अगर ये 0 कर दिया तो क्या आएगी, नीचे z है तो वैल्यू आएगी 0। और क्योंकि आपने अगला ऐसे नहीं, लाइन वाइज चलते हैं, कह रहा है और अगर a बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए 0 के, AC इज़ नियरली द सेम एज AB, जो कि हमने ऊपर अभी बताया कि भाई आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर हो गया, ऑलमोस्ट
ए सी हो गया है आपका ए बी के बराबर, ठीक है। एंड सो द वैल्यू ऑफ कॉस ए इक्वल ए बी बाय ए सी। अब देखो यहाँ पे कॉस ए की बात कर रहे हैं, कॉस ए। देखो कॉस में हम कहाँ से कैसे चलते हैं, हम कॉस में चलते हैं, पहले फिगर में चल रहे हैं नीचे से ऊपर। आप देख रहे हो ए बी में कोई फ़र्क आया क्या? ए बी में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि ए सी जो है वो ए बी के जितना हो गया है। तो अगर हम नीचे से चलते हैं तो क्या लिखते हैं हम, वाई अपॉन जेड। अब एक्स क्या है हमारा, बी सी, बी सी हो गया हमारा ज़ीरो। अरे अरे अरे, वाई लिखना था भाई, वाई अपॉन जेड। वाई है हमारा क्या, ए बी, यानी कि ये अगर हम यहाँ लिखे तो ये वाई हो गया, और ए सी हमारा क्या था, जेड था। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, ठीक है। ये वाई इक्वल जेड है और जेड इक्वल वाई है, तो इसकी वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट वन। यही वो कह रहा है कि इस तरीके से अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि साइन ज़ीरो क्या होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होगा, यानी कि साइन की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। और उसी केस में जब हम कॉस निकालेंगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। ये बुक ने यहाँ पे अच्छे से समझाया है, और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम टेन ज़ीरो इसने कैलकुलेट कर लिया। देखो टेन ज़ीरो कैलकुलेट करते हुए इसने क्या करा, यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो आ गया भाई। कॉस जीरो की वैल्यू तो वन है, तो जीरो अपॉन वन हो गया जीरो, ये हो गया पहला केस। सेक जीरो के साथ क्या हुआ, सेक जीरो के साथ कॉस जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, वन, अभी कैलकुलेट करी तो वन डिवाइडेड बाय वन क्या आ गया, वन आ गया। अब कॉट जीरो इक्वल क्या आया, देखो कॉट जीरो इक्वल आया वन अपॉन जीरो। ये अनडिफाइंड होता है, मैथमेटिक्स जीरो से डिवीजन को डिफाइन नहीं करती है, ठीक है। सेम केस आपका कॉसेक के साथ हुआ, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो वन बाय जीरो, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ज़ीरो की मिल गई। अब बची हमारी 90 डिग्री वाली वैल्यूज़। अब देखो 90 में क्या कह रहा है वो, 90 के लिए वो कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि अगर ए को बहुत बड़ा और बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बनाया जाए। देखो ए की यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हो अगर ये यहाँ से यहाँ आया तो ए की वैल्यू बड़ी हो गई। भाई आपने ध्यान दिया कि जब हम 30 डिग्री एंगल बनाते हैं तो थोड़ा ऐसे बनाते हैं, और जब 60 बनाते हैं तो थोड़ा ऐसे बनाते हैं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, यही तो बात है। और आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा भी है ये सब, ठीक है, बेसिक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई ए की वैल्यू बड़ा करने का मतलब क्या है कि जो ए बी से ए की दूरी है उसको घटाते चलो, तो ये वैल्यू क्या होती रही, जैसे 60 हो गई, यहाँ पे हो गई होगी, थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब 60 की जगह हो गई होगी 75 मान लो, 80 मान लो, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि ये इससे ही जुड़ गई, तो मतलब ये वाली लाइन उठ के कहाँ आ गई, इस जगह आ गई, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सीधी सीधी 90 डिग्री। तो ए एंगल जो है वो हमने किस तरफ बढ़ा दिया, 90 डिग्री की तरफ, यानी कि ए टेंड्स टू 90 डिग्री। अगर ए अपनी कोई वैल्यू से 90 डिग्री की तरफ जाए तो क्या होगा, सी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। देखो जब आप ए को बढ़ा रहे थे तो सी की वैल्यू भी क्या हो जा रही थी, कम होती जा रही थी, ऐसे करके। देखो ये जब ए बढ़ रहा था मतलब ए की वैल्यू ऑलरेडी कोई थी, ठीक है, जब ए की वैल्यू कुछ थी तो हमारा बी क्या हो रहा था, जब ये इस तरफ जा रही थी तो आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल भी इस तरफ जाते 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 क्या हो गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। यानी कि जब ए 90 की तरफ गया तो सी क्या हो गया, सी ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो गया, ठीक है। और ए सी किसके बराबर हो गई, ऑलमोस्ट बी सी के बराबर। देखो ये जो लाइन है ये इधर से खिसकते खिसकते कहाँ पहुँच गई, बी पर, ये देख रहे हो, ये सी से कहाँ पहुँच गई, बी पर। तो ए सी ए बी हो गया भाई, ये तो हुआ ए सी, ओ ए बी नहीं, ए सी ए बी सी हो गया। ये ऊपर की लाइन तो जिंदा है भैया अभी, ये थोड़ी नहीं कहीं गई है। हमारा हाइपोटेन्यूज ही तो परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, तो ए सी हो गया हमारा बी सी के बराबर, ओके। अब देखिए, अब वो नेक्स्ट लाइन में क्या करा है, ऑल्सो जब ए इज़ वेरी क्लोज टू 90, वही लाइन कि भाई ए अगर 90 डिग्री होता तो सी ज़ीरो के बगल में हो जाता और साइड ए भी ज़ीरो हो जाती, बिल्कुल जी। साइड जो आपकी ए बी है वो क्या हो गई है, इन केसेस में ज़ीरो की ओर जा रही है। देखो यहाँ पे ज़ीरो तो हो गई, ए बी पहले इतना बड़ा था यहाँ पे, और यहाँ पे तो गायब ही हो गया आखिरी फिगर में। तो ये हमारे क्लियर होते हैं, आई थिंक आपको ये वाली बात बहुत ही ईजिली क्लियर होती होगी। अब देखो भाई फिर से वही साइन निकालने को कह रहा है। अब देखो साइन निकालने के लिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से, साइन निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ जाना था। अब ये वाली जो साइड है ए सी, ये तो हो गई है किसके बराबर, बी सी के बराबर। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन 90 की वैल्यू के लिए आपको लिखना था क्या, आपको लिखना था बी सी बाय ए सी। भाई इसी डायरेक्शन में जाते हैं, अगर ये एक्स होता और ये वाई होता, ये जेड होता, तो आप क्या लिखते, एक्स अपॉन जेड। और एक्स और जेड दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है,
तो भाई डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। इसी तरीके से उसने बोला है कॉस के लिए। अब देखो कॉस के लिए क्या कह रहा है, कॉस 90 के लिए कॉस जाते तो कॉस के लिए किधर से जाते, नीचे से ऊपर की ओर जाते। ए बी क्या हो गई है, लेकिन भाई ए बी अपॉन ए सी लिखते हैं ना अपन, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि वाई अपॉन जेड। लेकिन वाई तो हमारा ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ज़ीरो। इसीलिए आपकी बुक ने इतने ईजिली आपको समझाया कि कैसे 90 और ज़ीरो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्यों नहीं आप बाकी और निकाल लेते वैल्यूज़। भाई निकाल लो, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो 10 निकालने के लिए क्या करना है आपने, 1090 निकालने के लिए क्या करना है, साइन 90 अपॉन कॉस 90। देखो साइन की वैल्यू क्या है 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो कॉस 90 आ गया 1। इसी तरीके से आपने निकालना है कोसेक 90। देखो कोसेक 90 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90। साइन 90 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो ये 1 हो गई। ठीक है, अब आपको निकालना है सेक 90, ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस 90। अब देखो 1 अपॉन 0, कॉस 90 0 होता है, तो ये भी क्या होगा, ये हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, और क्योंकि 10 की वैल्यू 1 आई थी तो आप कॉट निकालोगे, तो कॉट भी इसका रेसिप्रोकल होता है, और 1 की वैल्यू रेसिप्रोकल की 1 ही आती है। सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट हो गई। अब देखो बुक क्या कह रही है, बुक कहती है कि भाई आपको हम रेडी रेफरेंस के लिए टेबल बना के दे देते हैं। ठीक है, अब ये टेबल यहाँ पे आपको याद क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। मतलब आप चाहो तो पूरी टेबल भी याद कर सकते हो, लेकिन निकालनी आती है तो पेपर में जैसे ही आप अपनी शीट खोली, सबसे पहले कोने में झट से इसको बना लिया, याद करने का झंझट ही ख़त्म। साइड में बनाओ और अपना कैलकुलेशन मार दो, सबसे बढ़िया तरीका है। उसको बार बार देखो, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ कर रहे हैं, मतलब हम एग्ज़ाम की ओर फोकस कर रहे हैं, मेमोरी में नहीं आया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं अपन, आराम से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसे वहाँ पे बना लेना है। पूरी टेबल को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जो ऊपर सीखा है वहाँ पे ये सिखाया गया है कि आखिर ये टेबल जनरेट कैसे हुई है, पूरी की पूरी वैल्यूज़ आई कैसे, और यहाँ पे इस टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी गई हैं। अब ये टेबल अगर आपको एग्ज़ाम में बनानी हो तो आप किस तरीके से इसे फास्ट बना सकेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्री के, है उसमें आप देखिएगा। वहाँ पे सॉल्व करते हुए भी मैंने ये टेबल कैसे जनरेट होती है वहाँ पे भी बताया है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो 0 1 2 3 4। अब इनको डिवाइड करा दो सबको 4 से। ठीक है भाई, चलो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं आपके लिए ना, 4 4 4। ठीक है, अब लगा दो इनका रूट सब पे। ठीक है, देखो 0 से इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 0, क्योंकि नीचे 4 है, कट गया। अब इसकी वैल्यू निकालोगे, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना ऊपर ले लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली दिखता रहे। आई होप कि आप अंदाजा तो लगा ही लोगे कि कौन सी वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट हो रही है। तो देखो ये 1/2 आ गया। ठीक है, मैं इसे ऐसे बना देता हूँ, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2 2 नहीं 4, यानी कि 1/√2 आ गई वैल्यू। यहाँ √3 ऊपर रह गया और √2 यहाँ निकल के आ गया, 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। अब आप ध्यान दो, ये 0 यहाँ पे दिखा है, देख रहे हो आप, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1/2 यहाँ आ गया, देखो 1/√2 यहाँ आ गया, और √3/2 यहाँ आ गया, और 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। दोबारा देख लेना। ठीक है, इतना ही आसान है, इतनी सेकंड ही लगने हैं इसको। वो जो ऊपर मैंने सारा बताया है वो कैसे हुआ है, देखो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए चीज़ें हो कैसे रही हैं, इसलिए तो पढ़ते हैं हम। ये थोड़ी नहीं कि बस कर लिया हो गया, हाँ याद आता है। अरे कोई पूछ ले कि भैया तुमने पढ़ा है, तुम्हें आया कैसे, बताओ, बेसिक ही नहीं आता कि कैलकुलेट कैसे होती हैं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं कि वैल्यूज़ एक्चुअली में आई कैसे हैं। ठीक है, और एक अगर आपको अपने लिए काम करना है तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब देखो आप इसमें अगली ट्रिक देखो आप कि कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब देखो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो ये 1 की जो भी 90 की वैल्यू है, देखो ये फ्लिप होप के यहाँ भी आ गई। ठीक है, ये √32 की वैल्यू देखो यहाँ पे आ गई, ये अपनी जगह बिल्कुल इधर ही शिफ्ट हो गया, ये वाला 1/√2 यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये 0 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। आप नोटिस कर रहे हो, जो साइन की वैल्यूज़ थी उनको उल्टा लिख दिया। मतलब साइन की वैल्यू पहले 0 1/2 1/√2 √3/2,
ये सब थी, तो हमने क्या करा, हमने ये सारी वैल्यूज़ क्या करी, उल्टी उल्टी लिख दी। तो पहले ये वाला एक उठाया, यहाँ लिख दिया, फिर ये 3/2 उठाया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर 1/√2 यहाँ लिख दिया, फिर ये 1/2 यहाँ लिख दिया, फिर 0 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। और अब आपको निकालना है 10 निकालने कुछ नहीं करा। देखो ये, इसे क्या करो, इसे ऐसे समझो जैसे कि ये एक ही एंटिटी है, ये वाली चीज़ एक ही एंटिटी है, 1/√2। ठीक है, ये ऊपर की लाइन अभी के लिए मिटा देता हूँ ताकि देखने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, देखो इसे मान लो कि ये जो है ये डिवाइड का साइन मान लो, ये जो यहाँ पे टेबल के साथ बना हुआ है ना, ये वाली वैल्यूज़ को देखो आप। ठीक है, मान लो ये डिवाइड कर दिया था, ये डिवीजन कर रहे हैं अपन, तो साइन बटे कॉस ही तो tan होता है। देखो 0 ऊपर है, 1 है तो 0 आ गया। 1/2 √3/2, इनको डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 1/2 डिवाइड √3/2। जब आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 इधर आएगा, और ये आ गया 1/√3 आंसर। इस तरीके से इससे ये कट गया, सीधा एक ही आ गया। जो यहाँ वैल्यू आई थी, आप नोटिस करो 10 की वैल्यू 60 की और 30 की वैल्यू इस तरीके से अपने आप में रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसे काटा तो ये 2 से 2 कट गया, सिर्फ √3 रह गया। और 0 किससे चीज़ से डिफाइन होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा। तो यहीं कहीं ये क्लियर हो गया। अब आप tan के साथ ही क्या कर सकते हो, tan के साथ आप कॉट निकाल सकते हो, सेम साइन और कॉस के फॉर्मेट में। देखो नॉट डिफाइंड कॉस का यहाँ आ गया, √3 जो यहाँ पे लिखा था हमने वो देखो यहाँ लिख दिया, जैसे अभी साइन और कॉस के लिए लिख रहे थे, ऐसे ये वाला √3 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये तो 1 ही रहेगा भाई, और ये 0 जो है यहाँ पे हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, कॉट भी ऐसे फ्लिप करके उल्टा लिख दो, 2 सेकंड में ये भी हो गया आपका, बन गया। अब देखो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल। तो अब देखो जो भी यहाँ वैल्यू थी ना 0 की, उनको क्या करो, उनको उल्टा उल्टा लिख दो। देखो इस तरीके से, देखो 0 था तो कॉस के लिए क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा। ये क्या है 1/√2, तो ये √2/1 हो जाएगा। ये क्या है √3/2, तो ये 2/√3 हो गया। इसे रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो 1/1 का 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये वैल्यूज़ कैसे आई, इतना ही आसान है, मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगने पूरी टेबल लिखने में। अब देखो कॉसेक की वैल्यू निकाल ली, कॉसेक की वैल्यू के लिए फिर इसे फ्लिप कर दो। देखो 1 को यहाँ लिख दो, 2/√3 को यहाँ लिख दो, ये ऐसे ही आ जाएगा। 45 की वैल्यूज़ देख रहे हो आप, सेम ही होती हैं। देखो 45 की वैल्यूज़ जो होती हैं, देखो tan और कॉट की भी वैल्यू देखो सेम है, ये नोटिस करो, ये नोटिस करो। और ऐसे ही इन दोनों की वैल्यूज़ भी सेम आई है 45 डिग्री की। और देखो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड हो गया। समझे, इतना ही सिंपल है चीज़ें। ट्रिगोनोमेट्री में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों होती है। अगर वो आराम से पढ़े, थोड़ा सा टाइम दे दें इस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास दिक्कत यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब वो रिमार्क कह रहा है ऊपर की टेबल से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे एंगल ए इंक्रीज़ हो रहा है, देखो एंगल ए यहाँ पे 0 था, 0 से कितना बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही साइन की वैल्यू 0 से कहाँ पे जा रही है, 1 तक जा रही है। और कॉस जो है वो 1 से कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। यानी कि साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ती है और कॉस की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ घटती है। ठीक है, अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाती, बात थोड़ी सी आगे भी चलती है कि एंगल सिर्फ 90 थोड़ी नहीं है, एंगल आगे जाके इसी में फिर से 30 जोड़ दो तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलोगे तो 180 तक भी यहाँ पे, और वो सब आप आगे बड़े क्लासों में पढ़ोगे। तो एग्ज़ाम्पल 6 आया, ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, ये रहा बी पर राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है ए बी है 5 दे रखा है उसने, ए सी बी उसने 30 डिग्री दे रखा है। कह रहा है साइड बी सी, चलो इसे एक्स मान लो, और कह रहा है ए सी यानी कि इसे वाई मान लो, ये निकाल दो। ठीक है, देखो अभी तक तो हमें नहीं पता होता, लेकिन अब हमें पता है कि हम sin 30 की वैल्यू कैसे भी यूज़ करके इन्हें निकाल सकते हैं। देखो ये वाली साइड दे रखी है, और आपको पता है हम इधर से अगर ऐसे जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, साइन मिल जाता है। ठीक है, और हमारे पास एंगल भी है 30, यानी कि हम जो चीज़ हमें अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ करेंगे। मान लो अगर ये 5 एक्स की जगह होता तो हम नीचे से ऊपर जाते तभी तो 5 मिलता। ठीक है, एक और ऑप्शन है, आप इधर से 10 की ओर भी जा सकते हो तो तब भी आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, इजी है।
तो मान लो देखो बुक क्या कह रही है कि बुक ने क्या लिया, आप देखो इस बुक ने यूज़ करा 10 का यूज़ करने की मतलब है कि 5/x बराबर क्या 10 30, है ना, डायरेक्शन ये रही। ओके, और अगर इसे साइन के वे में यूज़ करते तो हम कैसे यूज़ कर पाते। साइन यूज़ करने के लिए हम 5/y बराबर साइन 30 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही निकालनी है, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। 10/30 की वैल्यू क्या होगी, 10/30 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3, क्योंकि 10/60 क्या होता है √3 होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 1/√3, ये थोड़ी याद करनी पड़ेगी। और साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, तो आप दोनों वैल्यू यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ से आया आपका x इधर गया तो ये हो गया 5√3, और यहाँ से आया आपका y बराबर 5 दूनी 10 आपकी वैल्यू आ गई। मैंने y वाला सेक्शन नीचे सॉल्व करा होगा, देखो ये हो गया 10 आ गया। वो कह रहा है कि आप जैसे आपने एक कोई भी साइड निकाल ली, मान लो x निकाल लेते आप y निकाल लेते, जैसे आपकी एक साइड निकली आप दूसरी साइड जो है पाइथागोरस का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते थे। ये देखिए इसने यहाँ पे दिखाया आपको कि इसने पाइथागोरस यूज़ कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास एक साइड थी और एक एंगल था, तो हम बाकी की साइड्स और बाकी की सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक्स भी निकल गया, एक साइड से ही दोनों साइड भी निकल गई, और एक एंगल है, तो मतलब एक साइड और एक एंगल से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जा सकती है। अब देखो ये आया हमारा एग्जांपल नंबर 7 में कह रहा है PQR है, बिल्कुल है जी, राइट एंगल है क्यू पे, बिल्कुल है। PQ दे रखा है 3 और PR दे रखा है उसने 6। कह रहा है QPR और PRQ, तो कह रहा है एक तो ये एंगल बता दो और ये एंगल की वैल्यू बता दो जब ये 90 डिग्री हो। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास दो साइडें दे रखी हैं, तो हम एंगल निकाल लें। देखो इन दोनों साइड के बीच में रिलेशन यही दिख रहा है आपको क्लियरली, और जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट होता है, हमारा होता है साइन कैलकुलेट, यानी कि 3/6 आ गया आपका साइन। ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये हमारा R, तो ये हो गया हमारा साइन R, क्योंकि जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और साइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ये जो इस तरफ एंगल होता है, जो बेस पे एंगल होता है, उसके आवाज़ में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये काट दिया एक, ये आ गया 2। तो साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी वैल्यू 1/2 है। अभी आपने ऊपर वाला एग्जांपल करा और आपको पता है कि जब R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 30 डिग्री, तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो R वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ऐसे हमें P करनी है। देखो P करने के लिए जैसे ही आप P में कैलकुलेट करोगे तो ये जो साइन था अभी, यही आपका कॉस हो जाएगा। पीछे जो हमने रेशोज देखे थे वहाँ से हमने चेकआउट करी हुई ये चीज़, तो यही चीज़ अब देखो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कॉस P की वैल्यू क्या आएगी 3/6, जो कि है 1/2, और कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 होता है। देखो साइन और कॉस मैंने आपको बताया था ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर ये 30 की वैल्यू आई है तो यही कॉस 60 की वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री होगी। ये भाई एक दूसरे के वो होते हैं ना, कहा था ना फ्लिप कर दो, आगे से पीछे लिख दो, पीछे से आगे लिख दो, तो एक तरीके से याद करने का भी तरीका है कि अगर साइन और कॉस की वैल्यू अगर सेम आ रही है, यानी कि इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहीं के यहीं ख़त्म। ठीक है, अभी वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि अगर एक साइड, कोई भी एक साइड या कोई अदर पार्ट, यानी कि या तो एंगल दे रखा हो या कोई साइड, अदर पार्ट का मतलब दो चीज़ें हैं कि एंगल दे रखा हो या फिर कोई साइड, मतलब एक साइड तो दी ही रखी हो और फिर चाहे एक एंगल दे रखा हो या एक साइड दे रखी हो। तो दोनों एग्जांपल में आप नोटिस करो, इस एग्जांपल में दोनों साइड दे रखी थी, मतलब एक साइड तो दे ही रखी थी, तो फिक्स है कि ये वाली साइड तो मिली हुई है, लेकिन दूसरी साइड दे रखी थी। और इससे ऊपर वाले एग्जांपल में आपने नोटिस करा होगा एक साइड तो दे रखी थी लेकिन एक एंगल भी दे रखा था, ये 30 डिग्री का। वो कह रहा है अगर दोनों इनमें से कोई भी एक चीज़ दे रखी है और एक साइड दे रखी है एंगल या साइड में से, तो आप बाकी सारी चीज़ें मतलब साइड्स और एंगल्स सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका एग्जांपल नंबर 8, और फिर आ जाएगी आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो कि हम करेंगे एक दूसरी वीडियो में। अब एग्जांपल 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई साइन
ए माइनस बी की वैल्यू ये है और कॉस ये, देखो अभी अभी ऊपर ही करा है एग्जैक्टली यहीं पे समझ में आ रहा है कि साइन की वैल्यू कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री होगी। ठीक है, तो भाई साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कब होगा, जब साइन क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉस हो गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल 1/2 कब होगा, जब कॉस क्या होगा 60 होगा। अरे अभी तो ऊपर निकाला है, देखा था हलवे की तरह, बिल्कुल ऐसे टेस्ट नीचे छाप ही दे दी चीज़ें। अब देखो भाई, इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि ये जो एंगल है और ये एंगल सेम है। अब इसे ऐसे मत समझ लेना कि साइन से साइन काट लिया तो इसलिए हमारा ए और ए माइनस बी या ए प्लस बी बराबर जो एंगल्स की वैल्यू है। अरे भैया साइन, ये पूरे एंगल की वैल्यू हमें पता नहीं थी, लेकिन जब पता करी तो हमें पता चला कि ये तो 30 है। तो यानी कि ए माइनस बी इक्वल आ गया 30 और ए प्लस बी आ गया आपका 60। देखो शॉर्टकट क्या है इसका, सिंपली शॉर्टकट है, जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी या एक्स प्लस वाई, तो ये जो पॉजिटिव, देखो ए यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव है और बी जो है दोनों तरफ नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू निकालनी हो यानी कि ए निकालना हो तो दोनों वैल्यू को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 45। और जब सेकंड वैल्यू निकालनी है जिसमें माइनस प्लस, जैसे बी है वो माइनस बी है पॉजिटिव भी है, अब इनमें से बड़े में से छोटा घटाओ और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 60 में से 30 गया 30, ये आ गया आपका 15। ठीक है, और आप नोटिस करोगे यही आंसर है हमारा, तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है बड़े आसानी से समझ में आया होगा, कैसे वैल्यूज़ होती है, वो टेबल कैसे जनरेट करी जाती है, कितने आसानी से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे एंगल्स, ये जो अभी आपने नोटिस करा कि एंगल्स काटने नहीं है, साइन काटना नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, ये टेबल तो आपको समझ ही आ गई होगी पूरी कि कैसे फ्लिप होके बनती है, इसे याद भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ ऊपर 60 वाले ट्रायंगल में पता चली होंगी, वो ये वाला फिगर स्पेशली। ठीक है, ये फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा वाला, देखो अगर ये वाली चीज़ें हटा दें तो, अगर हम ये साइन कॉस थीटा ये सब हटा दें तो देख रहे हो आप, ये फिगर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 60 डिग्री है तो 1√3 2 इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो किसी ने आपको जैसे 30 वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे देता, वो दे देता यहाँ पे क्या दे देता 5√3 दे देता, वो बोलता कि ए डी जो है 5√3 है और एंगल है 30 डिग्री, तो बताओ बी डी कितना होगा। भाई यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हुई है 5 की, तो यहाँ पे 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 की, तो ये 5 हो जाता, सो सिंपल। ऐसी अगर वो ये ना दे के बोलता कि ये 1 की जगह सिंपली बस 5 है और यहाँ पे क्या होता तो 5 होता, तो यहाँ पे 5√3 हो जाता। तो ये अपने आप में ही बहुत फ़ायदेमंद फिगर्स है दोनों, इनको आप याद करने की कोशिश करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री की अगर आप एक बारी पूरा, मतलब ये सारे के सारा जो पूरा आपने पढ़ा है और जैसे जैसे अगर आप साथ में करते जा रहे हो तो जो भी आप पढ़ो उसको प्रैक्टिस कर लो। इन्हीं एक्सरसाइज को आप अगर 2-3 बार कर लोगे आपके दिमाग में एकदम रम जाएंगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर ही रहोगे कहीं ना कहीं से, दुनिया भर के आज के टाइम में अवेलेबल है, वो कीजिए। और की रिवीजन जैसे आज आपने पढ़ा है तो 1 हफ्ते बाद इसे ज़रूर दोबारा पढ़ लें, ठीक है। और फिर उसके बाद 15 दिन बाद और देख लेना, मतलब 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद एक बार और देख लेना। तो इस तरीके से आपका रिवीजन होएगा तो आपको ये हमेशा दिमाग में रहेगा। तो आई होप कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। दिस इज़ फॉर नाउ।